हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज। आज है अपना पार्ट 30। आज भी अपन कल की तरह ही इकोलॉजी और बायोलॉजी पे ही फोकस रखेंगे और थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है केसरे हिंद बटरफ्लाई। देखो ये बटरफ्लाई ना अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ये उनकी स्टेट बटरफ्लाई भी है। नाम इसका जैसे केसरे हिंद है ना, ये किंग ऑफ इंडिया बटरफ्लाई कहते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नेम टियोना पाल्पस इम्पेरिलियस है। ठीक है, इंपीरियल केसरे हिंद तो मतलब ये बहुत सुंदर बटरफ्लाई होती है। ये एक स्वैलो टेल बटरफ्लाई होती है। अरुणाचल प्रदेश में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, उनकी कैनोपी पे रहना पसंद करती है ये बटरफ्लाई। ये बड़ी ही सुंदर बटरफ्लाई होती है। इसमें जो मेल्स होते हैं वो ब्राइट ग्रीन और येलो पैच होते हैं उन पे। ठीक है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस भी बहुत ज्यादा है, शेड्यूल 2 में आती हैं ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती हैं, साथ ही साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और चाइना में भी मिलती हैं। इनका बिहेवियर होता है कि ये बहुत तेज उड़ती हैं और ये एक स्पॉट पे ज्यादा रहना भी पसंद नहीं करती। ये बहुत फास्ट फास्ट उड़ती हैं और पेड़ों की कैनोपी पे उड़ती रहती हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ती हैं, तो इन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए एक बार रीड कर लेते हैं केसरे हिंद बटरफ्लाई। द केसरे हिंद टेनोपाल्पस imperialis is a swallow-tail butterfly. It is a state butterfly of Arunachal Pradesh. Appearance: males are bright green with a yellow patch on the hind wing. They have a 90 to 120 mm wingspan. देखो ये बहुत बड़ी है। बटरफ्लाई में इन्हें बड़ा ही माना जाता है। हैबिटेट: prefers high altitude broad leaf temperate evergreen forest, flying high in the canopy. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैनोपी पे उड़ना ही पसंद करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन: फाउंड इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, सिक्किम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड चाइना यहाँ पे भी मिलती हैं। कंजर्वेशन: ऑल्दो प्रोटेक्टेड इट इज थ्रेटेन्ड बाय इलीगल कलेक्शन एंड हैबिटेट लॉस। इनका हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा दिक्कत है और इनकी पोचिंग हो रही है, इनको कलेक्ट करा जा रहा है इलीगली, वो गलत बात है। इनका बिहेवियर कैसा होता है? नोन फॉर फ्लाइंग फास्ट एंड हाई, मेकिंग देम हार्ड टू स्पॉट। देखो इसमें क्या क्या याद रखना है। इसका नाम क्या है? केसरे हिंद बटरफ्लाई। ये स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश की, ये याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। केसरे हिंद बटरफ्लाई एक स्वालो टेल बटरफ्लाई है, ये याद रखना है। बाकी इसका कलर आपको दिखा देंगे ये कैसे दिखती है। बाकी इसका साइज याद नहीं रखना, हैबिटेट याद रखनी है। ब्रॉड लीव टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैनोपी पे ये मिलती हैं, हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है, अरुणाचल में मिलती है ना, तो हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है। और ब्रॉड लीव टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैनोपी पे ये मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चाइना यहाँ मिलती है। बिहेवियर याद रख लेना कि ये बहुत तेज उड़ती है और बहुत ऊपर उड़ती है। देखो ऐसी दिखती है, ये कितनी सुंदर है ना, इसलिए लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ग्रीन होती है, येलो पैचेस है। इसकी टेल देखो, सूजी सूजी सी लग रही है ना, तो ये स्वॉलन टेल बटरफ्लाई है। इसका आईसीएन स्टेटस तो नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 2 में आती है। साइट्स के ये अपेंडिक्स 2 में आती है। याद रख लो ये स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश की। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि केसर हिंद बटरफ्लाई कहाँ मिलती है? अरुणाचल में मिलती है। क्या ये स्वॉलोटेल बटरफ्लाई है या नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। फिर आज का दूसरा टॉपिक है व्हाइट चीक मैकैक। देखो ये बंदर की एक नई प्रजाति है। मैकैक स्पीशीज ना बंदरों को कहा जाता है। ये एक नए बंदर मिले हैं अरुणाचल और साउथ तिब्बत के मेडोंग रीजन में। ये इतने नए मिले हैं कि अभी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल ही नहीं हुए, साइट्स में शामिल ही नहीं हुए। तो कितने अच्छे हैं ना, हमें कंजर्वेशन स्टेटस याद ही नहीं रखना है इन बंदरों का। हमें बस ये याद रखना है कि व्हाइट चीक मैकैक कहाँ पर मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश और साउथ तिब्बत के मडोंग रीजन में मिले हैं। ये बंदर होते हैं, देखो ये लॉन्ग और थिक हेयर होते हैं इन बंदरों के, और इनकी टेल भी बहुत लंबी होती है बाकी बंदरों की स्पीशीज से। यही है इसका। एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाइट चीक्ड मैकैक, दे हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन द नेक एंड लॉन्गर टेल्स देन अदर मैकैक स्पीशीज। देखो इनकी जो मेन है, इनकी जो दाढ़ी है, ये बाकी बंदरों से ज्यादा है ना, और इनका चीक वाला इलाका भी व्हाइट कलर का है, इसलिए इन्हें व्हाइट चीक मैकैक कहा जाता है। कवर्ड इन मडोंग रीजन ऑफ साउथ तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश। किन्होंने ढूंढा है इनको?
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और चाइनीज साइंटिस्ट ने ढूंढा है इनको। दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो सवाल कहाँ से बनाएगी यूपीएससी, इनका कंजर्वेशन स्टेटस दे देगी कि ये शेड्यूल 1 एनिमल है। आपको लगेगा हाँ होंगे, जनरली होते हैं, पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते ही नहीं है, यही सबसे बड़ा घुमावदार पेच है। फिर पूछ सकते हैं व्हाइट चीक मैकैक कहाँ मिलते हैं, अरुणाचल में मिलते हैं और साउथ तिब्बत के मडोंग रीजन में मिलते हैं। इस स्लाइड से एक सवाल ये भी बन रहा है कि मडोंग रीजन कहाँ पर है, साउथ तिब्बत में है। ठीक है, क्या क्या याद रखना, व्हाइट चीक मैकैक अलग कैसे हैं बाकी बंदरों से, इनका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शामिल ही नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कहाँ मिलते हैं, इनको अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश और साउथ तिब्बत के मडोंग रीजन में ढूंढा है। तो ये भी याद रखना है, मडोंग रीजन चाइना में है, साउथ तिब्बत में है, यही सवाल है। देख लो बंदर, नया बंदर मिला है। फिर इसके बाद टॉपिक आता है ट्री श्रू। ट्री श्रू है क्या? देखो ट्री श्रू ना एक फॉसिल है। देखो ट्री श्रू एक जानवर भी होता है, ये देखो लेफ्ट में ये जो जानवर है ना ट्री श्रू, इससे सिमिलर ही एक फॉसिल मिला है साइंटिस्ट को। कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर में एक जगह है रामनगर, वहां मिला है। इसलिए इसका साइंटिफिक नेम भी इन्होंने सिवाटुपैया रामनगरेनेसिस दे दिया है। क्या है साइंटिफिक नेम? सिवाटुपैया रामनगरेसिस। तो सीधा सवाल आ सकता है कि सिवाटुपैया कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है, रामनगर में मिला है। ये एक स्क्विरल टाइप का मैमल है, इसे ये याद रखो, स्क्विरल भी मैमल होती है। ये किनको मिला है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी वालों को मिला है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। इनको ये फॉसिल मिला है रामनगर में, जम्मू कश्मीर में। ये कौन से टाइम पीरियड का है? ये मिडिल मायोसीन एरा का है। कहाँ का है ये, कौन से टाइम पीरियड का है? मिडिल मायोसीन एरा का है। एक बार रीड कर लेते हैं। ट्री श्रू is a fossil of mammal. Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology and Autonomous Institute of Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology found this fossil in Ramnagar, Jammu and Kashmir. Tree shrew, known as Sivatupaiya ramnagarensis, fossil of small mammal like squirrel from the middle Miocene site of Ramnagar in Jammu and Kashmir. क्या क्या याद रखना है? ट्री श्रू क्या है? ये एक फॉसिल है मैमल का। ये गिलहरी जैसा, स्क्विरल जैसा मैमल था, उसका है ये। स्क्विरल भी मैमल होती हैं। इसे किसने ढूंढा है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने ढूंढा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिवाटुपैया रामनगरेंसिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछ लेंगे। ये क्या है? ये फॉसिल है किसका? एक मैमल है, ट्री श्रू जैसा मैमल है, स्क्विरल लाइक मैमल है। ये कौन से टाइम पीरियड से आता है? ये मायोसीन टाइम पीरियड से आता है। ये कहाँ मिला है? रामनगर, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको रखना है याद। देखो मायोसीन एरा क्या होता है, ये तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पुराना एरा है। एक बार रीड कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। द मायोसीन इज अ मेजर जियोलॉजिकल epoch within the Neogene period, spanning approximately 23.03 to 5.33 million years ago. It was a period of significant global climate transition, marked by initial warming followed by cooling, leading to the widespread expansion of grassland and the rapid diversification of modern mammals, including early apes. देखो ये ट्रांजिशन पीरियड था, यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहा था, इसलिए ये एक जरूरी पीरियड है। याद रख लेना मायोसिन पीरियड क्या होता है, ये नियोजीन पीरियड में ही आता है। फिर अपना टॉपिक है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, इसे WSSV भी कहते हैं। अभी ना इस वायरस को डिटेक्ट करने का टूल ढूंढा है अगरकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अगरकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने डेवलप करा है और पेटेंट कराया है एक डायग्नोस्टिक टूल। क्यों करा है डायग्नोस्टिक? किसका डिटेक्ट करेंगे? ये व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को करेंगे। देखो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस ना ह्यूमंस में नहीं होता, ह्यूमंस में नहीं होता, ये सिर्फ क्रस्टेशियंस में होता है। क्रस्टेशियंस जैसे श्रिम्प, प्रॉन्स, क्रैब्स, इनमें ही होता है ये। पर अगर आप इसको खा लोगे ना, जिसको ये व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस हो रखा है, जिस श्रिम्प को, प्रॉन्स को, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप इन्फेक्टेड श्रिम्प भी खा लोगे ना, जो इस वायरस से क्रैब इन्फेक्ट हुआ है, तब भी आपको कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ क्रस्टेशियंस को ही अफेक्ट करता है। और
इससे ना सिर्फ एक्वाकल्चर लाइफ पे ही इफेक्ट होता है, ह्यूमन लाइफ पे इसे कुछ इफेक्ट नहीं है। आप ये वायरस वाला श्रिम्प क्रैब प्रॉन खा लोगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप पता कैसे लगाओगे कि इन पे क्या है? जो इन्फेक्टेड श्रिम्प होता है ना, उसकी बॉडी पे, उसके शेल पे कुछ व्हाइट स्पॉट होने लग जाते हैं, क्योंकि वायरस का नाम ही व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है। तो क्रस्टेशियंस पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, उससे अभी तक पता चलता था कि इन्हें व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है। पर अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक टूल बना लिया है डायग्नोस करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को। अभी तक देखो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है मार्केट में, इन्होंने सिर्फ डिटेक्ट करने का टूल बनाया है, इन्होंने इसका ट्रीटमेंट नहीं बनाया है। ये हाईली कंटेजेनियस वायरस है। ये मतलब श्रिम्प में, क्रस्टेशियंस में तो बहुत ज्यादा फैलता है, पर ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक वो वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसानों में होते हैं, ये इंसानों में नहीं होता। यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि इंसानों में भी पैनिक है, पब्लिक हेल्थ को खतरा है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस से, तो नहीं है, ठीक है। ये एक डीएनए बेस्ड वायरस है। कैसा है? डीएनए बेस्ड वायरस है। एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, Agarkar Research Institute, an autonomous body under Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, developed and patented a diagnostic tool that detects white spot syndrome virus. White spot disease is caused by white spot syndrome virus. जो इसे डिसीज होती है उसे व्हाइट स्पॉट डिसीज कहते हैं। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस इज अ डीएनए बेस्ड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, बट इट इज नॉट zoonotic. This virus only infects crustaceans. सवाल आ जाएगा, ओनली इन्फेक्ट क्रस्टेशियंस? आप बोलोगे ओनली वाले स्टेटमेंट तो गलत होते हैं, पर पढ़ लो, कभी कभार सही भी हो जाते हैं। दिस वायरस ओनली इन्फेक्ट्स क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जैसे श्रिम्प, प्रॉन्स, क्रैब्स। ईटिंग इन्फेक्टेड कुक्ड क्रस्टेशियंस इज सेफ एंड डज नॉट एंडेंजर ह्यूमन हेल्थ। अगर आप इन्फेक्टेड क्रस्टेशियन को खा भी लोगे ना, तब भी आपको कुछ नहीं होगा। It was only a concern for aquaculture, not public health. Symptoms in crustaceans. Infected shrimp may show white spots on their shell, swim erratically and experience high mortality. देखो जिसको होगा ना क्रस्टेशियंस को, उसकी बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स हो जाएंगे, वो अजीब सा स्विम करने लग जाएंगे और हाई मोर्टालिटी हो जाएगी। उससे आपको समझ में आ जाता था। एट प्रेजेंट देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। अभी तक इसका कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है। देखो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस आपको क्या क्या याद रखना है। इसका टूल, डिटेक्शन का, डायग्नोस्टिक का टूल किसने डेवलप करा है? अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट ने करा है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। क्या ये इंसानों को होता है? ये एक सवाल बन सकता है। ये डीएनए बेस्ड वायरस है या आरएनए बेस्ड वायरस है? ये सवाल बन सकता है। ये जूनोटिक है या जूनोटिक नहीं है? ये सवाल बन सकता है। किन क्रस्टेशियंस को होता है? श्रिम्प, प्रॉन्स, क्रैब्स को होता है? ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, और इंसानों को खतरा है या नहीं ये पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैसे तो ये पूछेंगे नहीं कि इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, पर नहीं पूछेंगे। ये लास्ट वाली लाइन याद मत रखना। आज का फिर आखिरी टॉपिक है एनएमसी 2170। एनएमसी 2170 क्या है? देखो ओला इलेक्ट्रिक है ना, ओला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने लग गई थी जिसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होने लग गए थे, अभी करंट में है। तो एनएमसी 210 ना उनका लिथियम आयन सेल है। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है। सीधा सवाल आ सकता है एनएमसी 2170 क्या है? एनएमसी 2170 इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। इसका नाम एनएमसी कैसे पड़ा है? निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट इसके कैथोड साइड पे है, तो एनएमसी निकल मैग्नीज कोबाल्ट इसके कैथोड साइड पे है, और ग्रेफाइट और सिलिकॉन इसके एनोड साइड पे है। ये हाई निकल सिलेंड्रिकल ओला सेल है, क्योंकि ओला वालों ने ही बनाया है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह में बनाया, ये इतना जरूरी नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या है? हायर एनर्जी डेंसिटी है इसमें, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस है इन वेरिड टेम्परेचर्स, और लो कॉस्ट है क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही इंडिया में हो रहा है। बाकी देखो कंट्रोवर्सी तो बहुत है इस सेल के साथ, अपने को कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, अपने को मेनली याद रखना है एनएमसी 2170 क्या है। एनएमसी 2170 इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है। इसके कैथोड साइड पे निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट होता है, और एनोड साइड पे ग्रेफाइट और सिलिकॉन होता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन करा गया है, इतना ही याद रख लो। एक बार रीड कर लेते हैं। एनएमसी 2170 क्या है? India's first indigenously developed lithium ion cell है। It comprises of nickel, manganese, cobalt on cathode side and graphite and silicon on anode side. It is high nickel cylindrical Ola cell.
as unveiled by Ola Electric in 2022. Application specifically designed for electric vehicles EVs के लिए डिजाइन करा गया है. Production developed in-house by Ola Electric with manufacturing scheduled for their gigafactory in Tamil Nadu. Advantages: higher energy density, better performance in varied temperatures, and lower cost through indigenous production. क्या याद रखना है? कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी याद नहीं रखनी. NMC 2170 क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है. इसके कैथोड साइड पे निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट होता है, इसलिए नाम NMC है. ग्रेफाइट और सिलिकॉन इसके एनोड साइड पे होता है. बस ये याद रख लेना. NMC 2170 क्या है? सीधा सवाल आ सकता है 2 नंबर का. थैंक यू वेरी मच. कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. थैंक्स.